So what we were talking about, yoni is basically the sexual compatibility, and this is classified based on nakshatras. और जब हम मैचिंग करेंगे तो आपस में रिलेशनशिप देखना है। अगर सेम योनि है तो मैरिज के लिए बेस्ट है। म्यूचुअल फ्रेंड है अगर दोनों 3 पॉइंट मिलेंगे, अगर म्यूचुअल न्यूट्रल है तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर म्यूचुअल एनिमी है तो 0 पॉइंट मिलेगा। हम तारा के ऊपर आते हैं। तारा हैज बीन गिवन अ वेटेज ऑफ 3 पॉइंट्स एक्चुअली आउट ऑफ 36। 9 तरह की ताराएं मानी गई हैं, और तारा मीन्स कि द प्रॉब्लम्स इन द मैरिटल लाइफ, या मैरिटल लाइफ आपकी कैसी रहेगी उसको इंडिकेट करता है। और बेसिकली 9 तरह की ताराएं होती हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। जन्म मतलब बर्थ हो गया, संपत एज द नेम इंडिकेट्स प्रॉस्पेरिटी, विपत मीन्स विपत्तियां जैसे हम जानते हैं, तो डेंजर और प्रॉब्लम्स इन द मैरिटल लाइफ। क्षेम इज द फेवर, प्रत्यरि अगेन इज द एनिमिटी और इनिमिकल टू ईच अदर, तो आपस में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या एनिमिटी है उसको इंडिकेट करता है। साधक मतलब हेल्पफुल, वध अगेन इज अ बैड ऑब्स्ट्रक्शन या it's again supposed to be inauspicious. Mitra is friend and Atimitra is intimate friend. So out of these 9 taras, ये जो 3 ताराएं हैं, जन्म है, विपत है, प्रत्यरि है और वध है, ये 4 ताराएं जो हैं ये अच्छी नहीं मानी गई, और बाकी सब ताराएं जो हैं वो ठीक मानी जाती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें लड़के की तारा निकालनी पड़ती है और लड़की की भी तारा निकालनी पड़ती है। लड़के की तारा निकालेंगे, फिर लड़की की तारा निकालेंगे। तो लड़के का तारा निकालने का सिस्टम क्या है कि जो भी लड़के का नक्षत्र है, जो भी लड़के का नक्षत्र है उससे हम लड़की के नक्षत्र तक काउंट करते हैं। जो भी लड़के का नक्षत्र है उसको हम लड़की के नक्षत्र तक काउंट करते हैं। मान लीजिए कि लड़के का नक्षत्र अश्विनी है और लड़की का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, मान लीजिए जस्ट। तो अश्विनी से हमने पूर्व फाल्गुनी तक काउंट किया, काउंट करने से क्या आया? 11 आएगा। अश्विनी से अगर आप पूर्व फाल्गुनी तक काउंट करेंगे तो 11 आएगा। उसको हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। तो इसका मतलब आप पहली तारा से काउंट करेंगे जन्म, संपत, जन्म के बाद संपत है तो तारा लड़के की संपत हो गई हम कहेंगे। ऐसे ही लड़की की तारा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लड़की के नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र तक काउंट करते हैं। लड़की के नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र तक काउंट करते हैं और उसको भी 9 से डिवाइड करते हैं, और 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको हम जन्म से काउंट करते हैं, फर्स्ट तारा से। तो उस तरह से लड़की की तारा पता लग जाती है। तो दोनों का जब लड़के और लड़की की तारा पता लग जाती है तो एक टेबुलर फॉर्म होती है कि लड़की की तारा ये है, लड़के की तारा ये है, तो कितने पॉइंट मिलेंगे आउट ऑफ 3। तो उससे हम देख सकते हैं कि 3 पॉइंट में से कितने पॉइंट का उनको मिलेंगे आउट ऑफ 3 एक्चुअली। फिर है वश। वश मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द कपल, वश में रहना एक दूसरे के। और डिपेंडिंग ऑन द सिंबल ऑफ ईच साइन, हर राशि का जो सिंबल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके बेसिस पर हम ये वश निकालते हैं। जैसे कि एरीज साइन है, एरीज साइन का जो सिंबल है वो रैम है। रैम इज ए चतुष्पाद, इज ए क्वाड्रुपेड एनिमल एक्चुअली, 4-legged एनिमल, तो उसको हम चतुष्पाद में क्लासिफाई करते हैं। ऐसे ही टॉरस है, उसका बुल है सिंबल, तो उसको भी हम चतुष्पाद कहते हैं। जेमिनी साइन है, उसका सिंबल ट्विंस है, तो मानव में आ गया, मानव की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे ही कैंसर है, कैंसर का क्रैब है, तो क्रैब एक कीट भी है और जलचर भी है, जल में रहने वाला जलचर भी है। लियो है, लियो का लाइन है, ये
हाँ, चतुष्पाद भी है और साथ में वंचर भी है, वन में रहने वाला है। लियो है, सॉरी वर्गो है, वर्गो इज ए फीमेल, तो मानव हो गया। लिब्रा इज ए मैन विद बैलेंस, वो भी मानव हो गया। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियन है, तो कीट हो गया। सेजिटेरियस का जो सिंबल था, फ्रंट पोर्शन वाज मैन विद द बो एंड एरो एंड द बैक पोर्शन वाज हॉर्स, तो ये मानव भी हो गया, चतुष्पाद हो गया। फिर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न फ्रंट पोर्शन वाज द डियर एंड द बैक पोर्शन वाज क्रोकोडाइल, तो डियर इज चतुष्पाद और क्रोकोडाइल इज जलचर। फिर एक्वेरियस है, एक्वेरियस मैन विद द पिचर इज मानव और पाइसेस इज अ पेयर ऑफ फिश, तो जलचर या हम उसको जलचर कहेंगे। तो इस तरह से ये 5 कैटेगरी हुई, चतुष्पाद, मानव, जलचर, वंचर और कीट। 5 तरह के जो है ये वश होते हैं, चतुष्पाद, मानव, जलचर, वंचर और कीट एक्चुअली। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दिस 5 वश्य, तो हम उनकी आपस में रिलेशनशिप काउंट कर सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप होती है। एक तो है वश्य, वश मतलब एक दूसरे के वश में है। दूसरा हम कहेंगे मित्र हैं एक दूसरे के। तीसरा हम कहेंगे शत्रु हैं। एंड फोर्थ कहेंगे भक्ष, भक्ष मतलब उसको खा लेता है, तो उसको भक्ष हो गया वो। तो यही रिलेशन हमें इन राशियों के सिंबल का देखना है, और अगर आपस में फ्रेंडली रिलेशन है तो 2 पॉइंट का वेटेज मिलेगा आउट ऑफ 2 एक्चुअली। बट एक तो वश में रहने वाला है, एक दूसरा उसका एनिमी है, तो 1 पॉइंट मिलेगा। एक वश में रहने वाला है, दूसरा भक्ष खा जाता है उसको जो है, तो आधा पॉइंट मिलेगा। और अगर दोनों म्यूचुअल एनिमी हैं या दोनों एक दूसरे के भक्ष हैं तो 0 पॉइंट मिलेगा। जैसे हम कहें कि ये लाइन है, लाइन मतलब लियो साइन, उसके वश में सब कुछ है एक्सेप्ट स्कॉर्पियो, क्योंकि वो कीट है, वो बिल में चला जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो उसके वश में सब कुछ है एक्सेप्ट स्कॉर्पियो। या जैसे ये कहा कि जलचर हैं जितने भी, जैसे पाइसेस हुआ, या हमने देखा ये सब मानव के, क्रैब हुआ, तो ये मानव के भक्ष हैं। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप देखते हैं कि एक दूसरे के वश में हैं या मित्र हैं या भक्ष हैं या शत्रु हैं एक्चुअली में। तो उसके बेसिस पर जो इनको पॉइंट्स मिलते हैं आउट ऑफ 2 एक्चुअली। और लास्ट में वर्ण देखते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि पहले जो सोसाइटी थी 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य एंड शूद्र एक्चुअली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, and that was based on the capability of the individual, not it was not based on the caste actually, but the capacity of the individual. तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते थे, सबसे ज्यादा कैपेबल माने जाते थे, तो उनको सबसे टॉप कैटेगरी में रखा गया। उससे कम जो इंटेलिजेंट नहीं थे बट फिजिकली जो वेरी स्ट्रांग, वो क्षत्रिय रखे गए, और जो ना फिजिकली स्ट्रांग है ना बहुत ज्यादा मेंटली इंटेलिजेंट है, वो उनको हमने वैश्य कहा, और जो सबसे ज्यादा कम कैपेबल है वो हमने शूद्र कहा। तो ये भी जो क्लासिफिकेशन है ये राशि के बेसिस पर ही होता है, कि जो राशि 159 है उनको हम क्षत्रिय कहते हैं, 2, 6, 10 जो राशियां हैं वो हम वैश्य कहलाती हैं, 3, 7, 11 जो राशियां हैं वो शूद्र कहलाती हैं, और 4, 8, 12 कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस ये ब्राह्मण राशि कहलाती है। अब हम शादी की बात कर रहे हैं, और देख रहे हैं जब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी उसमें हम शादी की बात कर रहे हैं, तो पर्पस क्या है? पर्पस इज कि द गर्ल शुड नॉट बी मोर कैपेबल देन द मैन एक्चुअली, बॉय, वाइफ शुड नॉट बी मोर कैपेबल देन द हस्बैंड एक्चुअली, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसी पर्पस के हिसाब से कि अगर जो वाइफ का जो, या हाँ वाइफ का जो वर्ण अगर लोअर है एज कंपेयर टू द हस्बैंड, देन इट इज ओके। वाइफ शुड नॉट बी मोर कैपेबल देन द हस्बैंड एक्चुअली। जैसे मान लीजिए कि लड़के का वर्ण वैश्य है और लड़की का वर्ण ब्राह्मण है, तो फिर ये मैच नहीं होगा, क्योंकि उस केस में लड़की इज मोर कैपेबल एक्चुअली।
अगर लड़का ब्राह्मण है तो फिर लड़की कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता फिर जो है। तो कैपेबिलिटी के हिसाब से है, तो यहाँ पर वही चीज है कि वो कैपेबल उतना नहीं होना चाहिए। और लास्ट में हम लोग यही जो कहा कि अगर मान लीजिए कि वर्ण मैच नहीं होता है, इसके हिसाब से राशि के हिसाब से वर्ण मैच नहीं होता है, तो हम जानते हैं कि हर प्लैनेट का भी एक वर्ण होता है, हर प्लैनेट का भी जो है एक वर्ण है। और उसमें हमने कहा कि जुपिटर और वीनस, इनको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण वर्ण होता है इनका 2 प्लैनेट का। सन और मार्स है, इनका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है। मून एंड मरकरी है, इनका वर्ण वैश्य है। और सैटर्न जो है वो शुद्ध है। तो कहते हैं कि अगर साइन से मैच नहीं होता तो हम उन साइन के लॉर्ड को देखते हैं, और अगर लॉर्ड से मैच हो जाता है तभी भी एक पॉइंट जो है उनको मिल जाता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक्चुअली। तो इस तरह से ये जो गुण मिलान का कंसेप्ट है कि टोटल जो 36 पॉइंट्स होते हैं उसमें से 8 एस्पेक्ट हम लोगों ने कंसिडर किए, नाड़ी, बकूट, that gun, then matching of lord of moon sign, yoni, tara, वश एंड वर्ण एक्चुअली। और इनका सबका जो वेटेज करके फिर हम लोग टोटल कितने गुण मिलते हैं देख लेते हैं। और जैसा हम लोगों ने कहा कि गुण मिलाने का आजकल कोई भी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि जो बेसिकली जो दे वर बेस्ड ऑन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सोसाइटी हमारी पूरी तरह से चेंज हो गई है और कोई मेल डोमिनेशन का मतलब नहीं है। वी टॉक ऑफ इक्वालिटी ऑफ द पार्टनर। और वैसे भी दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। पहले टाइम में तो फीमेल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, बट नाउ दे हैव द ऑप्शन आल्सो। तो ये आज की टाइम में दे आर टोटली ऑब्सोलीट, टोटली आउटडेटेड, नो हैव नो रेलेवेंस एट ऑल। तो नॉर्मल केस में हमें इनको कंसिडर नहीं करना है। बट बताया इसलिए जा रहा है आपको क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति आपसे यही पूछेगा कितने गुण मिल रहे हैं, आप हमको ये बता दीजिए, हमें और किस चीज से मतलब नहीं है। बिकॉज हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हॉरोस्कोप मैचिंग इज जस्ट गुण मिलान, नथिंग एल्स। बट हम लोगों ने जैसा देखा कि हॉरोस्कोप मैचिंग जो है वो गुण मिलान नहीं है, इट इज मच मोर देन गुण मिलान। और अदर गुण मिलान हैज नो, इट्स ऑब्सोलीट कांसेप्ट एक्चुअली। तो और अब देखते भी हैं कि जो लोग हैं जिनके 36 पॉइंट में मिलते हैं या 30 पॉइंट में मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है मैरिज लाइफ में जो है। और जिनके बहुत कम गुण भी मिलते हैं, 5, 6, 7, 8, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे आर लिविंग वेरी वेल एक्चुअली। क्योंकि बात भी ठीक है कि जब चीज का कोई जब रेलेवेंस नहीं है तो वाई शुड बी कंसिडर एक्चुअली। बट अभी भी जो इंडिया में 95% मैरिजेस जो हैं वो इसी बेसिस पर होती हैं कि गुण देख लो जल्दी से, गुण कितने मिल रहे हैं, और अगर 18 गुण मिल रहे हैं तो आप शादी कर लो। अभी रिसेंटली somebody केम एक्चुअली कि वो, मैं तो गुण देखता नहीं हूँ एक्चुअली में, तो उसके 17 मिल रहे थे। मैं कहा ठीक है शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है नहीं, वो पंडित जी कह रहे हैं कि वो 18 तो मिलने चाहिए कम से कम जो है तो 18 से कम मिल रहे हैं तो इसलिए शादी मत करो। अब आप किसी को समझा नहीं सकते क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है कि उनके हिसाब से तो सब कुछ गुण मिलान ही है एक्चुअली। एनीवे, मतलब नाउ यू हैव एन आइडिया, आप बता सकते हो। इसके अलावा जब मैरिज में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में हम लोग बहुत बातें करते हैं, हर व्यक्ति उससे परेशान रहता है, वो है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष जो आपने सुना भी होगा। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है फैमिली में, और खासतौर से अगर फीमेल चाइल्ड होता है, तो हम सभी लोग भागते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि बताओ मांगलिक दोष तो नहीं है। और आपको ताज्जुब होगा, वो बताएगा 100% केसेस में हाँ मांगलिक दोष है। एंड यू गेट वरीड एक्चुअली थ्रू आउट द लाइफ कि मांगलिक दोष है, क्या होगा, कैसे शादी होगी, बहुत प्रॉब्लम आएंगी शादी में। और हम लोग तरह तरह से बहुत एक पूरी लाइफ को खराब कर लेते हैं। और आई टेल यू इन 100% ऑफ द केसेस दे विल से कि यस मांगलिक दोष है। तो क्वेश्चन यही है कि मांगलिक दोष के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पहली चीज तो यह है कि मांगलिक दोष हमारा किस प्लैनेट से इसका रिलेशन है, और हम किस लाइफ के एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं मांगलिक दोष से। मांगलिक दोष का मतलब क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कौन कौन से लोग इस डेफिनेशन से कवर होते हैं,
और इसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर मांगलिक दोष है तो क्या कुछ कॉम्बिनेशंस हैं विच कैन नलिफाई दिस मांगलिक दोष। अब दो तीन चीजें हैं कि जैसा हम जानते हैं कि मांगलिक दोष इज द बैड इफेक्ट ऑफ प्लैनेट मार्स, जो सिंपल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग की इट्स अ बैड इफेक्ट ऑफ प्लैनेट मार्स। एंड बैड इफेक्ट ऑफ प्लैनेट मार्स ऑन व्हाट एस्पेक्ट, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम इसको मैरिज से ही कनेक्ट करते हैं, तो मैरिज में मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेसिकली मांगलिक दोष। अब आप देखते हैं कि हमने जो डिस्कस किए थे कि जब हम मैरिज की बात करते हैं तो वी डोंट ओनली सिंपली कंसंट्रेट ऑन 7th हाउस, वी हैव टू लुक सो मेनी अदर हाउसेस आल्सो। फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, फोर्थ हाउस है, 7th हाउस है, 8th हाउस है, 12th हाउस। तो इन सब हाउसेस को हम देखते हैं कि अगर मंगल इनमें से किसी भी हाउसेस में प्लेस्ड होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो हम कहते हैं द पर्सन सफर्स फ्रॉम मांगलिक दोष। पर्सन सफर्स फ्रॉम मांगलिक दोष अगर मंगल जो है फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने शादी के मामले में मंगल को ही क्यों कंसिडर किया, और भी तो बहुत सारे प्लैनेट हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट है, उससे भी ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट है, बट हमने मंगल को ही क्यों कंसिडर किया, और भी प्लैनेट को हम कंसिडर कर सकते थे। और जैसे मंगल मैलेफिक है ऐसे और भी प्लैनेट मैलेफिक है, तो सबसे क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई वी आर कंसिडरिंग ओनली मंगल, व्हाई नॉट अदर प्लैनेट्स। तो क्वेश्चन यही आता है कि हम शादी की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, और शादी का पर्पस क्या है, शादी का जो मेन पर्पस है वो क्या है। What is the purpose of marriage? To live happily and have kids. To live happily and to have kids. Yeah, mainly is, I don't know who is living happily, but purpose is to have kids actually. संतान को पैदा करना है एक्चुअल में, एंड दैट इज ओनली पर्पस ऑफ मैरिज। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और पर्पस है मैरिज का। और इसीलिए आप देखते हैं कि संतान भी हम 5th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो है वो 7th हाउस से 11th हाउस होता है, 7th हाउस से 11th हाउस है, एंड 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन। तो व्हेन वी से 11th from 7th, so we are looking into the gain of the marriage, and the gain of the marriage is progeny, संतान। तो इसलिए हम संतान को भी 5th हाउस से देखते हैं, क्योंकि that is the basic purpose, that is the basic gain of the marriage, right? तो अब क्वेश्चन ये है कि जब हम शादी के मामले में कंसिडर कर रहे हैं तो मंगल शुड बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, या संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से संतान पैदा करने में मंगल ग्रह का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए, जब भी हम इसको मैरिज के लिए इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं इसको जो है। और हम जो एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं कि मून एंड मार्स, so these are the two planets which are the cause of menstruation cycle in the females, moon and mars। इनका जब एक पर्टिकुलर पोजीशन में आते हैं तो that results into the menstruation cycle in the female actually। और वैसे भी जो मून है इट कंट्रोल्स द फ्लूइड, वेयर इज द मार्स सिग्निफाइज ब्लड एक्चुअली। तो बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इन द फीमेल, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस टू प्लैनेट मून एंड मार्स, एंड विदाउट दिस द प्रोजेनी इज नॉट पॉसिबल, द प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। So naturally, as far as females are concerned, without the blessing of Mars, the progeny is not possible. They are not in a position to reproduce actually। तो मंगल का रोल प्रोजेनी के लिए फीमेल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम मार्स का मेल के केस में भी देखें तो बेसिकली मार्स हमारा ब्लड सिस्टम है, फियरी प्लैनेट है, और जितनी भी हमारी वार्मथ है ह्यूमन बॉडी में, एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, करेज है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और मार्स कहते हैं कि जो मेल हैं उसमें जो, बिकॉज सीमेन इज आल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ ब्लड सिस्टम, so it becomes the कारक for that also।
So that's why it is a very, very important planet as far as progeny is concerned. And without the blessing of Mars, progeny is not possible, and which is the main purpose of marriage. और वो भी कहते हैं कि जो मार्स है, दैट इज द कारक ऑफ द आउटर कवर ऑफ द बॉडी, आउटर कवर ऑफ द बॉडी. तो स्किन में नहीं कहूंगा, स्किन इज द मरकरी, बट द एंटायर आउटर कवर ऑफ द बॉडी, उसका भी कारक मार्स है. हम कहते हैं ड्रेस जिस हमारी बॉडी का जो. तो इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट ब्लेसिंग ऑफ मार्स we cannot create another body. It's impossible to create another body. तो इसीलिए हम मार्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मैरिज के पर्पस के लिए. और किसी प्लैनेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि और किसी प्लैनेट का प्रोजेनी के मामले में कोई रोल नहीं है, और प्रोजेनी ही जो है वो एक मैरिज का पर्पस भी है. अगर हम और प्लैनेट को भी देखें तो जैसे मान लीजिए कोई भी प्लैनेट अगर हम कंसिडर करें तो सैटर्न है. सैटर्न हम कहते हैं कि एक तो डिले का कारक है, और हमारी जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, बिजनेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं. और दूसरा ये कि एक सेपरेटिंग टेंडेंसी भी देता है, सेपरेटिंग टेंडेंसी देता है. और इसमें जब सैटर्न का जब इन्फ्लुएंस होता है तो इट मेक्स द पर्सन केयरलेस अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर. इट मेक्स द पर्सन केयरलेस अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर्स. तो दूसरे की फीलिंग के ऊपर उसको कोई ज्यादा महत्व नहीं देता उसको जो है. और इवन द पर्सन बिकम केयरलेस टू द नीड ऑफ द फैमिली. तो सैटर्न भी शादी को खराब करता है एक तरह से. और देखिए, जब आपको प्लैनेट का नेचर पता लग जाता है तो हम प्रिडिक्शन करना भी बहुत आसान हो जाता है. जैसे मान लीजिए कि सैटर्न का प्लेसमेंट है 7th हाउस में, हाउस ऑफ मैरिज 7th का. तो हमने कहा कि सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ डिले. सबसे पहले तो शादी में डिले कराएगा, एक इफेक्ट तो उसका वो हो गया. दूसरा कहा कि सैटर्न इज ए ओल्ड प्लैनेट. जैसे मार्स इज ए यंग प्लैनेट, सैटर्न इज ए ओल्ड प्लैनेट. तो ओल्ड प्लैनेट का मतलब क्या होगा कि आपका जो स्पाउस होगा या तो आपसे एज में काफी बड़ा होगा, एज में आपसे बड़ा होगा, और बड़ा भी नहीं होगा तो एटलीस्ट ही विल लुक मोर मैच्योर. देखने में जरूर लगेगा कि आपसे बड़ा है, एज में भी बड़ा ना हो, बट देखने में आप जरूर लगेगा कि आपसे बहुत ज्यादा मैच्योर है. तो वो भी उसका इफेक्ट होता है. तो सैटर्न हमारा स्पाउस के लिए तो लग्न बन जाएगा अगर 7th हाउस में होगा. तो हमारी जो पेसिमिस्टिक टेंडेंसीज हैं, हमारा इंट्रोवर्टनेस है, या हमारा जो नेगेटिव टेंडेंसीज हमारे अंदर आती हैं, तो उन सबको रिप्रेजेंट करता है. तो इसका मतलब जो आपका स्पाउस होगा वो सारी प्रॉब्लम होंगी उसको जो है, उस टाइप की जो है. तो ये भी एक तरह से मैरिज को खराब करता है. तो राहु को करें अगर हम, मान लीजिए राहु 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो ज्योतिष में कहा गया कि राहु भी जो है वो सैटर्न की तरह एक्ट करता है. राहु जो है वो सैटर्न की तरह एक्ट करता है. और दूसरा ये कि ये भी एक सेपरेटिंग टेंडेंसी देता है, ये भी एक सेपरेटिंग टेंडेंसी देता है. और ये जो हमारा कंफ्यूजन है, डिले है, इनडिसिसिवनेस है, वो देता है. और दूसरा सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है अबाउट राहु, अगर राहु अगर 7th हाउस में होता है तो इट मेक्स द पर्सन सस्पिशियस अबाउट द पार्टनर. हमेशा जो पार्टनर के ऊपर वो हमेशा शक करता रहता है. तो ये भी एक मैरिज को खराब करता है. तो ऐसा नहीं कि और प्लैनेट खराब नहीं कर रहे, रादर ईच मेलेफिक प्लैनेट विल स्पॉइल द मैरिज इन वन और अदर वे. एक्चुअली केतु को भी देखें, केतु को भी हमने कहा मंगल की तरह एक्ट करता है केतु जो है. और ये भी हमारी जो बहुत प्रॉब्लम है, एक तो मेंटल पीस को तो डिस्टर्ब करता ही है, और दूसरा जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ बीमारी भी देता है. तो केतु का भी प्लेसमेंट ठीक नहीं है इन हाउसेस में. ऐसे ही अगर हम सन को देखें तो सन भी एक फियरी एंड सेपरेटिव प्लैनेट है. और सन जो है इट मेक्स द पर्सन आई थिंक इन्वॉल्व इन द सेंसुअल प्लेजर्स आल्सो. और ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी देता है. और एक ये आपके अंदर एक फीलिंग देता है अबाउट द डिफरेंस इन द एटीट्यूड, डिफरेंस इन द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. तो वो भी एक तरह से मैरिज को खराब करेगा. बट मार्स जो है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोजेनी, ये एक बहुत फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है.
और जितने भी प्लैनेट हैं इतने फास्ट एक्टिंग नहीं है, उनका असर जो है धीरे धीरे होता है। लेकिन मंगल जो है, जो भी उसको करना होता है, तोड़ फोड़ जो भी करनी होती है, वो इमीडिएट कर देता है, वो वेट नहीं करता। तो ये तो हमारा इफेक्ट आपको इमीडिएट नजर आ जाएगा मंगल की वजह से। और बाकी प्लैनेट स्लो एक्टिंग प्लैनेट हैं, और जैसे हम कहते हैं किसी को आप पॉइजन दे दिया, किसी को स्लो पॉइजनिंग किया आपने, तो उसको पता नहीं चलेगा, मर तो वो भी रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको इसका इफेक्ट फील नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है मार्स में और दूसरे प्लैनेट में। मार्स जो है बहुत फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है, जबकि दूसरे प्लैनेट जो है वो स्लो एक्टिंग प्लैनेट है। और दूसरा ये है कि जो मार्स का एफ्लिक्शन होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। मार्स का कहते हैं कि जो एफ्लिक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद उससे कम सैटर्न का होता है, फिर राहु का होता है, फिर केतु का होता है, फिर सन का होता है। तो ये मार्स का एफ्लिक्शन भी बहुत होता है। तो दोनों चीजें हैं, एक तो प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, एंड सेकेंडली इट इज अ फास्ट एक्टिंग प्लैनेट, एंड thirdly its affliction is much more than other planets. तो ये तीन रीजन की वजह से हमने मंगल को कंसिडर किया। नाउ व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग कि जो डेफिनेशन बताई गई हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में कि मांगलिक दोष के डेफिनेशन, मैंने कहा कि मंगल अगर मैरिज से कनेक्टेड हाउसेस में अगर है 1 2 4 7 8 12, राइट, तो उसमें कहा कि लग्न तो हमारा बॉडी है, मून हमारा माइंड है, एंड वीनस हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है। तो कहा कि आपको ये जो हाउसेस काउंट करने हैं, तीनों से करने हैं, एक से नहीं करने, तीनों से करने हैं। लग्न से भी करने हैं, मून से भी करने हैं, और वीनस से भी करने हैं। अगर किसी से भी मंगल अगर 1 2 4 7 8 12 में आएगा, तो इट मीन्स यू विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मांगलिक दोष। फिर आप उसकी डेफिनेशन में आ गए कि अगर मंगल 1 2 4 7 8 12 पोजीशन में है, या तो लग्न से, या मून से, या वीनस से। अब मुझे बताइए कि अगर हम ये हाउसेस 6 हाउस काउंट करें, 3 से, लग्न से भी, मून से और वीनस से, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इस डेफिनेशन में नहीं आएगा? I have yet to see a person who can say that I don't fall in the definition of this मांगलिक दोष। आप कोई भी देख लीजिए आंख बंद करके, जैसे मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखाऊं अभी, you can take any horoscope XYZ, it doesn't matter actually. यहां देखिए मंगल कहां पर है? सेकंड हाउस में। लग्न से भी सेकंड हाउस में है, मून से भी सेकंड हाउस में है, और वीनस से भी सेकंड हाउस में है। लग्न से भी मंगल सेकंड हाउस में है, मून से भी सेकंड हाउस में है, और वीनस यहाँ पर है, वीनस से भी सेकंड हाउस में। तो तीनों से मांगलिक हो गया, तीनों से मांगलिक हो गया। अब मान लो इसका हम नेक्स्ट हॉरोस्कोप देखते हैं, कोई भी, आई एम जस्ट गोइंग सीरियल वाइज। यहाँ देखिए, यहाँ क्या पोजीशन है मांगलिक दोष की? उस पोजीशन में आता है नहीं आता? 4th हाउस में है। मार्स यहाँ पर है। हाँ, मून से 7th हाउस में। हाँ राइट, मून से 7th हाउस में है, हाँ जी, तो मांगलिक दोष हो गया। हाँ जी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सीरियल में देखिए, आई एम नॉट सेलेक्टिंग, आई एम जस्ट गोइंग सीरियल वाइज। यहाँ देखिए, यहाँ पर है मार्स यूरेनस। यहाँ पर है या नहीं है? वीनस से 4th हाउस में है। वेरी गुड, वीनस से 4th हाउस में है, और मून से
1 2 3 4 5 8 6 में हो 7 गया सर। मून से 8 में हो गया, एट्थ हाउस में। तो ये भी दोनों से हो गया, वीनस से 4th हाउस में और मून से 8th हाउस में। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, एंड आई एम जस्ट गोइंग सीरियल वाइज, मैं कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ उसमें। 8 9 मून से 4th में हो गया सर। मून से 4th में हो गया, अब वीनस से पहले घर में हो गया। हाँ सेम। और वैसे भी 9th हाउस। यहाँ देखिए, 9 से 1 2 3 मून से 2nd में हो गया सर। सेकंड हाउस है। मून से 2nd हो गया, अब वीनस से पहला हो गया। तो I have yet to see a person who can say कि I do not fall in the definition of this मांगलिक दोष। आप कोई भी उठा लीजिए, हो सकता है 0.01% हो एक आध, I don't say कि 100% ऐसा होता है, exceptions are always there। बहुत millions and millions of horoscope देखेंगे तो एक आध हो सकता है उसमें जो है। तो हर व्यक्ति मांगलिक दोष से प्रभावित है, हर व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मांगलिक दोष ना हो। दूसरा, व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग कि ये जो दोष है ये वीनस से सबसे ज्यादा सीरियस होता है, शुक्र से इसको सबसे ज्यादा सीरियस माना गया, मून से उससे कम माना गया और लग्न से उससे भी कम माना गया। तो लग्न से कहते हैं कि सबसे कम सीवियरिटी होती है इसकी, मून से उससे ज्यादा होती है और वीनस से सबसे ज्यादा होती है। एंड आई कैन टेल यू कि 99% ऑफ द पीपल दे सी ओनली फ्रॉम लग्न, वो मून और वीनस से देखते भी नहीं, वो मून और वीनस से देखते भी नहीं है, जबकि फैक्ट ये है कि ये दोष को वीनस से सबसे ज्यादा सीरियस माना गया, मून से उससे कम सीरियस माना गया और लग्न से सबसे कम सीरियस माना गया। और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आई डोंट नो, अच्छे सॉफ्टवेयर भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो सिर्फ भी लग्न से देखते हैं, सिर्फ लग्न से देखते हैं, मून और वीनस से देखते ही नहीं। इसमें भी अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, दिस सपोज टू बी वेरी गुड सॉफ्टवेयर, यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि दिस फीमेल इज नॉट मांगलिक एज मार्स इज पॉजिटेड इन द 11th हाउस फ्रॉम लग्न। यहाँ से देखिए कि ये जो हॉरोस्कोप है ये वाला फीमेल का, तो कहता है कि शी इज नॉट मांगलिक बिकॉज मार्स इज इन द 11th हाउस फ्रॉम असेंडेंट। और इसने देखा नहीं मून और वीनस से क्या पोजीशन, और जबकि वीनस से आप देखिए 4th पोजीशन में है मंगल, वीनस से 4th पोजीशन में है मंगल, तो मांगलिक की तो डेफिनेशन में आ ही गया ऑलरेडी जो है, बट सॉफ्टवेयर में नहीं देखा, सॉफ्टवेयर ने कहा कि शी इज नॉट मांगलिक। तो दिस इज बीइंग डन इन ऑलमोस्ट ऑल सॉफ्टवेयर आल्सो, कि लग्न से देखा और मून और वीनस से देखा ही नहीं हमने। तो जब हर व्यक्ति मांगलिक दोष से प्रभावित है या उसका असर है, then why should we be afraid of this? हम इससे क्यों डरें? लेकिन हमारे अंदर जो हवा बैठाया गया है कि मांगलिक दोष में पता नहीं क्या हो जाएगा, एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है तो क्या होने वाला है। तो पहली चीज तो यह है कि सभी मांगलिक हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मैं मांगलिक नहीं हूं। दूसरा यह है कि अगर मांगलिक है भी मान लीजिए बाई चांस, और जब हम मांगलिक दोष की बात कर रहे हैं तो इट हैज टू बी बैड इफेक्ट ऑफ मार्स, मंगल जो है वो अशुभ होना चाहिए। और जैसे हम लोगों ने कहा था कि कोई भी प्लैनेट शुभ भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है, एक ही हॉरोस्कोप में जो है एक मैलेफिक प्लैनेट शुभ हो सकता है और एक बेनिफिक प्लैनेट जो है वो अशुभ भी हो सकता है। तो अगर मंगल मैलेफिक है भी अगर किसी भी हाउस में तो उसका क्या इफेक्ट होगा। मंगल अगर मान लो 1st हाउस में अगर मैलेफिक है, मैलेफिक की बात कर रहा हूँ, फंक्शनल मैलेफिक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आपके नेचर को थोड़ा सा गुस्से वाला बनाएगा, और तो कुछ नहीं करने वाला।
सेकंड हाउस में है, आपके बोलने का तरीका थोड़ा खराब होगा, आप हार्श लैंग्वेज या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे। फोर्थ हाउस में है, घर की सुख शांति खराब होगी। सेवेंथ हाउस में है तो आपके स्पाउस का नेचर वैसा होगा जैसा आपका अगर लग्न में होने से होता है। एट्थ हाउस है डेफिनेटली, एट्थ हाउस क्योंकि मारक बन जाता है स्पाउस के लिए, तो एट्थ हाउस में पॉसिबिलिटी है कि इट मे हैव a bad effect on the health of a spouse and the person may get involved in the extramarital relationship also। और तो कुछ इसी एट्थ हाउस में पॉसिबिलिटी है मरने की, तो और किसी हाउस में तो पॉसिबिलिटी वैसे भी नहीं है। और ट्वेल्थ हाउस में भी होगा तो जो भी स्लीपिंग कंफर्ट्स हैं हमारे उनको खराब करेगा, और तो कुछ नहीं करने वाला। तो अगर हम वैसे भी देखें, थ्योरेटिकली भी देखें, तो जो डेथ की पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ एट्थ हाउस में ही है, अगर मंगल किसी के एट्थ हाउस में, एंड दैट टू इफ इट इज मेलिफिक। अगर मेलिफिक नहीं है तो खराब क्यों करेगा, फिर तो वो खराब नहीं करेगा एक्चुअली। तो ये जो डेफिनेशन बनाई गई मांगलिक दोष की, शायद इसीलिए बिकॉज आफ्टर ऑल एस्ट्रोलॉजी वाज आल्सो ए कमर्शियल एस्पेक्ट। जो भी ज्योतिष रहे होंगे, जैसा कि हर प्रोफेशन में होता भी है कि एवरीबॉडी वांट्स दैट मोर एंड मोर पीपल शुड कम टू देम, तो उन्होंने कहा एक ऐसा कंसेप्ट बना लो जिससे हर व्यक्ति को आना पड़ेगा, और आना ही नहीं पड़ेगा, जन्म से लेके अंत तक वो आते ही रहेंगे। आना तो एक हो गया कि बर्थ के टाइम एक बार आ गए, लेकिन ऐसा कुछ कंसेप्ट बनाओ तो सो इंटेलिजेंटली दे हैव डन इट एक्चुअली, कि आपको जिस दिन आप पैदा होते हैं और जिस दिन आप मरते हैं, आप इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष। और होता भी यही है कि शुरू में तो प्रॉब्लम शादी की हम करते रहते हैं कि वो मांगलिक है, ये मांगलिक नहीं है, उसी चक्कर में हम पड़े रहते हैं। और शादी के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सारा का सारा दोष मांगलिक दोष को दे देते हैं, which is totally wrong and which is in no way concerned with that actually। तो एक ऐसा कंसेप्ट बन गया जिससे कि हर व्यक्ति जो है वो रहेगा जिंदगी और चंगुल में रहेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकता एक्चुअली में, और जिंदगी भर वो परेशान भी होता रहेगा, और आपको जो भी उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है वो आपको मिलता रहेगा उसमें जो है। फिर अब तो जैसे बना तो दिया आपने कि हर व्यक्ति इज सफरिंग फ्रॉम मांगलिक दोष। अब आप कोई भी किताब उठाकर देखिए एस्ट्रोलॉजी की, हर बुक में आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे कि which they say that they nullify the मांगलिक दोष। हर बुक में इतने सारे आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे कि जो कहते हैं कि इन अगर ये सिचुएशन अगर होती है, ये कॉम्बिनेशन होता है, या फिर ये प्लैनेट की पोजीशन होती है, तो मांगलिक दोष नलिफाई हो जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशंस हैं, these are all different in the different books actually। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप उनमें से कॉम्बिनेशन अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। सपोज 100 कॉम्बिनेशंस हैं, तो आप देखेंगे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन फिट हो जाएगा विच नलिफाइज द मांगलिक दोष। ऐसा कोई भी हॉरोस्कोप नहीं मिलेगा आपको जिसमें वो कॉम्बिनेशन ना हो जो मांगलिक दोष को नलिफाई करता हो। तो नेचुरली अब सारा का सारा उनके हाथ में हो गया कि है भी, और जिसको नलिफाई कराना हो, जिसको आंशिक बताना हो, किसी को कुछ कराना हो, किसी को कुछ कराना हो, नाउ दे कैन प्ले विद दैट एक्चुअली। जितना एक्सप्लॉइट करना है कर सकते हैं एक्चुअली। और हो भी यही रहा है कि और लोग इतना डरते हैं मांगलिक दोष से, जैसे कि मैंने गुण मिलान की बात की कि वो गुण मिलान ही उनके लिए सब कुछ है शादी, तो जबकि वो टोटली यूजलेस है। अल्टीमेटली जो ब्लेम जाता है वो तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही जाता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं कहती कि गुण मिलान करके आप शादी कर लो। तो ऐसे ही मांगलिक दोष में जो कहा कि जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, तो अगर हम किसी भी कॉम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे तो इट विल गेट नलिफाइड एंड वी कैन ट्राई एक्चुअली। आप पूरी फैमिली का हॉरोस्कोप, फ्रेंड्स का हॉरोस्कोप लेके बैठ जाइए एक दिन और देखिए कि सबको मांगलिक दोष है या नहीं है। फिर जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको देखिए, उसमें आप अप्लाई करने की कोशिश करिए, तो यू विल फाइंड कि इट इज अप्लाइड इन 100% ऑफ द केसेस, 100% ऑफ द केसेस। तो ऐसा दोष जो है भी और नहीं भी है, और उसके लिए हम
इतना डरे हुए हैं या इतना हमको डरा दिया गया है उन सब चीजों से जो है। और इसमें जो कुछ चीजें हैं जो वैसे भी मांगलिक दोष नहीं होगा। मान लीजिए कि मंगल उच्च का है, अपनी राशि का है, वर्गोत्तम है या अच्छी जगह उसका प्लेसमेंट है, तो हाउ द मंगल कैन बी बैड एक्चुअली। मंगल शुड बी बेनिफिक प्लैनेट, योग कारक है किसी और स्कोप में, नवांश में वर्गोत्तम है, तो मंगल खराब क्यों होगा उसमें जो है। तो जब मंगल खराब नहीं होगा तो उसके बैड इफेक्ट क्यों होंगे। एक मंगल लग्न में है नीच का है और एक मंगल लग्न में है उच्च का है, दोनों में क्या डिफरेंस है। किसी भी व्यक्ति की अगर आप देखते हैं कि सपोज मार्स इज डेबिलिटेटेड इन द लग्न एंड वन पर्सन इज हैविंग मार्स इन एक्सॉल्टेशन इन द लग्न, so what should be the difference in the two people actually? मंगल जिसका नीच का होगा वो कैसा आदमी होगा, किस टाइप का नेचर होगा उसका। Lack of courage, lack of energy. या डरपोक होगा, डरपोक होगा, बैड हेल्थ होगी उसकी, bad या health होगा। उसका जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग बुड़बुड़ाते रहते हैं बैठे बैठे, कोई सुनता नहीं है उनकी जो है, कोई बात नहीं मानता उनकी जो है। तो उस टाइप का जो कि अपने आप ही पागलपन करता रहेगा, कोई उसकी बात सुनेगा नहीं, हेल्थ खराब होगी, बोलने का तरीका अच्छा नहीं होगा और सब कुछ नेगेटिव होगा उसका जो, और कोई सुनने वाला भी नहीं है उसकी। और एक मंगल उच्च का है तब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वॉरियर टाइप होएगा, उसका रौब होगा, वो एक आवाज देगा तो सारे भागेंगे, आगे भागे चले आएंगे। भागे चले आएंगे अपने आप जो है। तो ये डिफरेंस होता है। और मंगल उच्च का है तो ही कैन गेट अ वेरी गुड जॉब इन द पुलिस, मिलिट्री, या ही कैन बी वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो। तो ये जमीन आसमान का अंतर हो जाता है दोनों में जो है, कि एक प्लैनेट खराब है मेलिफिक है, एक प्लैनेट बेनिफिक है। तो नेचुरली अगर प्लैनेट बेनिफिक है किसी भी हाउस में तो इट कैन नॉट बी मेलिफिक फॉर दैट हाउस, खराब नहीं कर सकता उसको जो है। तो नेचुरली ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मंगल उच्च का है, अपनी राशि का है, या वर्गोत्तम है, या योग कारक है, तो नेचुरली मांगलिक दोष है ही नहीं, फिर तो हम कहेंगे मांगलिक दोष है नहीं। बट वो नहीं देखेंगे उसको, जब बताते समय कोई नहीं देखेगा इसको, वो तो कहेगा नहीं इस हाउस में है तो मंगल दोष है। सेकंड, हाँ सेकंड, मान लीजिए कि मंगल इज एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट्स एंड पर्टिकुलरली जुपिटर। अगर जुपिटर के साथ मंगल का एसोसिएशन है तो नेचुरली वो मांगलिक दोष नलिफाई हो जाता है, फिर वो मंगल दोष रहता ही नहीं है जो है। और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात की गई, जो सारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, कि अगर लड़की की एज 21 है और लड़के की एज 28 है तो मांगलिक दोष ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाता है। अब बताइए कि प्लैनेट का जो इफेक्ट है, हाउ इट इज कनेक्टेड विद द एज, कि 21 एज हो गई और प्लैनेट को पता लग गया कि मैं काम करना बंद कर देता हूँ। ये लड़के की एज 28 हुई तो प्लैनेट ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे कभी पॉसिबल है? वो सिर्फ इसीलिए रखा गया कि बाय दैट टाइम द बॉय एंड द गर्ल दे गेट मैच्योर्ड। लड़की जल्दी मैच्योर होती है, लड़का थोड़ा देर से मैच्योर होता है। तो ये कहा कि जब वो खुद मैच्योर हो जाएंगे तो हो सकता है कि इन सब चीजों का असर ना पड़े, तो इसलिए एक एज रख दी कि मैच्योरिटी की एज है, ये और कुछ नहीं है, कि when the girl is 21 and the boy is 28, so this ऑटोमेटिकली जो मंगल दोष है वो नलिफाई हो जाता है। और आजकल अगर हम देखें तो ना तो किसी लड़की की शादी 21 में होती है, ना ही किसी लड़के की शादी 28 में होती है। 90% मैरिजेस तो इस एज में होती भी नहीं है एक्चुअली। तो अगर हम चलो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट के बेसिस पर ही जाते हैं तो ऑटोमेटिकली नलिफाई हो गया फिर तो आज के टाइम में, या हम आज के लिए अगर हम बात करें, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ऑटोमेटिकली नलिफाई हो गया। तो फिर भी डरने की क्या बात है, क्योंकि आजकल तो इतनी जल्दी शादी होती भी नहीं एक्चुअली। तो नेचुरली वैसे भी मंगल दोष काम नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा ये तो खैर वैलिड रीजंस हैं, और इसके अलावा कहा गया कि अगर दोनों के हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष है तो नलिफाई हो जाता है।
और जैसे मैंने कहा कि दोनों के केस में मतलब होगा ही वो, तो उसमें तो आप कह ही नहीं सकते कि नहीं होगा जो है। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं कि जहां हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताए गए। कहते हैं कि मंगल अगर सेक्रेटेरियस साइन में होता है 12th हाउस में, मंगल अगर वीनस या मरकरी के साइन में होता है 12th हाउस में, इवन अगर मंगल मूवेबल साइन में होता है, मतलब 1 4 7 10 साइन में है और 4 साइन में, तो नीच का होता है मंगल। तो नीच में मंगल होने से कैसे मांगलिक दोष नलिफाई हो जाएगा। एंड दे हैव गॉन टू द एक्सटेंट कि अगर मंगल 7th या 8th हाउस में भी अगर नीच का है तो भी कहते हैं मांगलिक दोष नलिफाई हो जाएगा। ये लिखा हुआ है किताबों में। और नीच का मंगल होकर 7th और 8th हाउस में कैसे नलिफाई हो सकता है? There is no validity for that actually. कोई no reason for that. और उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। कहते हैं कि मार्स अगर राहु के साथ है तभी भी नलिफाई हो जाता है। अब मंगल अगर राहु के साथ होगा तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो नलिफाई कैसे कर देगा। सैटर्न अगर मार्स के स्क्वायर में है तो नलिफाई हो जाता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, एक कॉम्बिनेशन नहीं है। और वो सारे कॉम्बिनेशन अगर आप लगाएंगे या यूज करेंगे उनको, तो यू विल फाइंड दैट इन 100% ऑफ द केसेस you will find that मांगलिक दोष in your horoscope will get nullified. और ऐसा कोई भी आपको हॉरोस्कोप नहीं मिलेगा जिसमें कि मांगलिक दोष नलिफाइड ना होता हो उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। और यहाँ भी कहा कि अगर लड़के और लड़की का जब हम मैचिंग करते हैं और अगर अष्टकूट मिलान में 25 पॉइंट से ज्यादा आते हैं तो भी कहते हैं कि मांगलिक दोष मत देखिए, फिर उसमें जरूरत नहीं है, मांगलिक दोष अपने आप नलिफाई हो जाता है एक्चुअली। तो इस तरह से मतलब इतने सारे जो कॉम्बिनेशन बताए गए कि उन सारे कॉम्बिनेशन से जो है मांगलिक दोष नलिफाई हो जाता है। और हम देखते हैं कि फिर अगर आजकल तो कहते हैं कि ये लड़की को मांगलिक दोष है, लड़कियों को मांगलिक दोष है, फिर पूजा पाठ कराई जाती है, बड़े बड़े उपाय कराए जाते हैं और कहते हैं कि लड़की को अगर मांगलिक दोष है तो उसकी शादी जो है या तो विष्णु आइडियल से करा दीजिए, पीपल ट्री से करा दीजिए, कलश से करा दीजिए। लड़के के हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष है तो तुलसी से करा दीजिए। और हम लोग इन्हीं चक्रों में मांगलिक दोष के उपाय करने के चक्रों में दूर दूर जगह ढूंढते रहते हैं। वी आई थिंक वेस्ट लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड मनी आल्सो, जबकि ये ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में मंगल उन पोजीशन में होगा और हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में वो जो कॉम्बिनेशंस हैं उनसे नलिफाई भी हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें हम लोगों के हिसाब से आजकल के टाइम में ना तो गुण दोष का कोई रेलेवेंस है, ना ही मांगलिक दोष का कोई रेलेवेंस है। लेकिन लोग मानते नहीं है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि वो पंडित जी तो ये कह रहे हैं कि मांगलिक दोष है, वो कह रहे हैं आंशिक है। मैंने कहा आंशिक क्या होता है? आंशिक की तो कोई डेफिनेशन नहीं लिखी गई इसमें। आंशिक है, कोई कहते हैं पूर्ण है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, और वो सब लोग इसी चक्करों में घूमते रहते हैं कि पता नहीं क्या चीज है, ऐसा क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इतना डरावना है कि हर व्यक्ति उनसे परेशान रहता है। तो ये बेसिकली दो चीजें हैं जो कि नेचुरली जो शादी के मामले में इनका बहुत ज्यादा लोग इनसे कंसर्न रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने बहुत रिसर्च भी की है, बहुत डाटा भी एग्जामिन किया है, बहुत सारे हॉरोस्कोप देखे हैं, एंड वी फाउंड कि इनकी कोई वैलिडिटी है ही नहीं, कोई रेलेवेंस है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहे हैं दोनों चीजें। और जब काम भी नहीं कर रहे, ठीक भी है, क्योंकि सोसाइटी हमारी पूरी चेंज हो गई है। तो आजकल के टाइम में तो फिर हम क्यों देखें इनको? और चेंज करो, अपना कंसेप्ट चेंज करो, लेकिन चेंज करने को भी तैयार नहीं होता कोई भी जो है। तो ये प्रॉब्लम है। और जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी या जब तक हमारी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी इस फील्ड में, जब तक ये चलता रहेगा इस टाइप की चीजें। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस गन मिलान एंड मांगलिक दोष? सर मजा आ गया, मजा मतलब ये बहुत सटीक। तो ये दोनों चीजों का कोई रेलेवेंस नहीं है। जिस चीज का कोई रेलेवेंस नहीं है, जो आज की डेट में आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है, तो हम क्यों उनको कंसिडर करें? और जो मेन चीज है जो मैंने कहा कि
हमें ये देखना है कि दोनों मतलब रहें आराम से, कोई सेपरेशन डाइवोर्स ना हो, मेन चीज तो ये है। और दूसरा ये है कि लाइफ में प्रोस्पेरिटी आए, लाइफ में प्रोस्पेरिटी आनी चाहिए और सेपरेशन नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोचने लगो कि गुण मिलान से कॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, बहुत एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, बहुत दूसरे को अफेक्शनेट हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ने तो कभी कहा नहीं कि दोनों बहुत ऐसा कर सकते हैं कभी भी, जो वो तो एक दूसरे के एनिमीज हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी नहीं कहता कि इन सब चीजों से कुछ हो सकता है इस टाइप का। हर जगह एक ही कंफ्यूजन है सर, क्या? मांगलिक होगी, ये भारी है लड़की, बस ये हाँ, वो हर दोष, पूरा जो भी दोष होता है ना, शादी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मांगलिक दोष के पीछे सब कुछ प्रिपेयर करें। जी सर। और ये वही करते हैं जो पंडित लोग होते हैं ना, जो उनको पता नहीं है क्या है मांगलिक दोष, उससे आप डेफिनेशन पूछोगे, डेफिनेशन भी नहीं बता पाएंगे आपको। तो सर एज ए एस्ट्रोलॉजर एक ग्लांस देना चाहिए इस चीज को कि बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए हमें? इफ सपोज जो भी हाँ आ जी, रहा है आपके पास, हाँ जी, जो भी हमारे पास आ रहा है एस्ट्रोलॉजर, सॉरी, मिला के Client, लेने के लिए, हाँ, तो एज ए एस्ट्रोलॉजर वी शुड एटलीस्ट गिव ए ग्लांस, और we should totally drop it if so that person is not asking anything about it. नहीं, I tell you कि as far as final advice is concerned, that should not have any relevance in your advice. आप एडवाइस अपनी तरह से कीजिए, लेकिन वो पूछेंगे आपसे ये सब चीजें कि मांगलिक दोष है या नहीं है, कितने गुण मिल रहे हैं, वो सब चीजें आपसे पूछेंगे। तो यू शुड नो आल्सो, अगर आप नहीं बता पाओगे तो भाग जाएंगे, वो कहेंगे इसको तो आता नहीं है कुछ भी जो है। हाँ, तो फ्रॉम दैट एंगल आल्सो इट इज नेसेसरी कि यू शुड नो व्हाट आर ऑल दीस थिंग्स एक्चुअली। लेकिन हाँ जी सर, आप you told just now, if Mars will be in the first sign, that means first number. So, for example, in Gemini ascendant 11th house, there will be Mars. Then it will be malefic or benefic? हम लोगों ने जो मेलिफिक बेनिफिक का जो 4 प्रिंसिपल बताए थे आपको, Yes sir, yes sir. अब मैं बताता हूँ आपको। अब बताइए क्या बोल रहे हैं हम? Sir, in Gemini ascendant, if the Mars will be in 11th house, that means that will be sign number 1. So whether it will be malefic or benefic? देखिए, any planet in its own sign Yes sir. is always benefic planet. Any planet in the own sign, any planet Yogakaraka planet, any planet exalted, that can never be a malefic planet. Sir, if it is that is, you can say, sir, actually my doubt is that the ascendant is Gemini, so ultimately the lord of the ascendant will be Mercury. So sir, actually मेरे को confusion कहाँ रहा कि sir, there was one webinar in our place, तो एक astrologer है संजय रथ, or he told that if that is in any horoscope Mercury is exalted, that in 99 cases Mars will be debilitated. So I got confused. Mercury is exalted, Mars will be debilitated. Why? There's no relation between these two. Yes, sir. Sir, he told, I saw, he told in experiment, from experiment I learned if Jupiter is exalted, then Venus must be weaker. Or if Mercury is strong, then in maximum cases Mars is weak. Why it will be weak actually? अब यहाँ देखिए, मरकरी को क्या कहेंगे आप, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? यहाँ पर व्हाट विल यू से? स्ट्रॉन्ग है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इससे पहली चीज तो है लॉर्ड्स ऑफ लगना,
and secondly it is placed in a upache sthan. So Mars becomes very strong in this position. पहला मरकरी लॉर्ड ऑफ लग्न है और उपाचे स्थान में प्लेस्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे मरकरी इज वेरी स्ट्रांग इन दिस हॉरोस्कोप। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मार्स हियर? मार्स को आप क्या कहेंगे? मूल त्रिकोण में है सर ये? नहीं, मार्स यहाँ प्लेस्ड है लग्न में, इसको आप सर अच्छा है। कैसे अच्छा है बताइए ना वही। सर एक्सचेंज सर यू नो एक्चुअली दैट इज इन जेमिनी हाउस, आई मीन दैट इज इन मर्करी हाउस एंड मर्करी इज इन Mars in first house. So sir in that is third sign is it is Gemini ascendant. So The planet in 1, 5 and 9 is good. So Mars is good. And that of course is there because Mars is the ascendant. Any planet in the ascendant is always good. Secondly, you see it is the lord of 11th house, and 11th house is the most important house, house of gains. And lord of that house, if in ascendant, there cannot be a better Rajyog than this. जब गेन्स का हाउस इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चला गया तो आपको लाइफ में और क्या चाहिए? दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ। तो सर अगर मार्स 11th में होता है, फर्स्ट हाउस में होता, मींस गेन का हाउस का लॉर्ड गेन का हाउस में, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? मैंने कहा ना कि अपनी राशि में अपने साइन में हर प्लैनेट बेनिफिक है, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 11th लॉर्ड इन द ascendant, so that is one of the most important, one of the best राजयोग एक्चुअली। अगर गेन्स का लॉर्ड अगर यहाँ पहुंच जाता है तो इससे बेटर राजयोग क्या होगा? और दूसरा, दिस इज द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस आल्सो। लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इन ascendant, व्हाट डज इट मीन? खराब है, अच्छा है कि अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर ascendant में चला जाता है तो क्या खराब होता है, अच्छा होता है? Sir, he will vanish his opponents. He will destroy his opponents. You will? He will, he will spoil his opponents. Sir, जो उनका शत्रु होगा उसको तो बर्बाद करेगा। शत्रु बर्बाद करेगा या आप शत्रुओं को बर्बाद करेंगे? सर आप शत्रु को बर्बाद करोगे। क्यों? क्योंकि सर उसका 6th हाउस का जो लॉर्ड है मार्स है, वो लग्न पे है। तो स्ट्रॉन्ग तो और स्ट्रॉन्ग हो गया और शत्रुओं को स्ट्रॉन्ग करेगा? नहीं सर, वो खुद ही है ना, लग्न तो खुद ही है। नहीं, लग्न में तो जाके स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो 6th हाउस का लॉर्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया तो और ज्यादा खराब करना चाहिए। अपने से कौन सी पोजीशन में गया? यहाँ से अपने हाउस से किस पोजीशन में गया? यहाँ से कौन सी पोजीशन है ये? 6th, 2 अरे ऐसे मत करिए, इसके अपोजिट आप 7 देख लो सर। 8th पोजीशन। एंड व्हाट इज 8th हाउस? 100%। मंगल हाउस ऑफ लॉन्गेटिविटी। हाँ, तो इसकी जो खत्म हो गया ये, इसके जो सिग्निफिकेशन थे, नेगेटिव सिग्निफिकेशन, वो जब यहाँ अपने से 8th में चला जाता है तो खत्म हो जाते हैं ऑलरेडी। एंड दिस बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट राजयोग। जब आपके नेगेटिव सिग्निफिकेशन, शत्रु हैं, बीमारियां हैं, दुश्मन हैं, सब खत्म हो गए तो और क्या चाहिए आपको? तो यहाँ मरकरी भी अच्छी पोजीशन में है, मार्स भी अच्छी पोजीशन में है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक अगर अच्छा होगा तो दूसरा खराब होगा? कोई रिलेशन भी नहीं है, जोडियक में तो कोई ऐसा रिलेशन है नहीं इनका इस तरह से। थैंक यू सर। जोडियक में तो कोई ऐसा रिलेशन होता नहीं एक्चुअली। फिर फंक्शनल एनिमीज, सॉरी फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्स से देखें तो मरकरी एनिमी आता है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू तो
हाँ वो ठीक है, बट एक एस्पेक्ट हो गया, बट जो मेन पॉइंट है कि 11th लॉर्ड हियर, दैट मेक्स वन ऑफ द बेस्ट राजयोग. 6th लॉर्ड इन द असेंडेंट, दैट आल्सो मेक्स वन ऑफ द बेस्ट राजयोग. तो ये तो जो एनिमी की हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वाकई में एनिमी है या नहीं है, क्योंकि ये तो परमानेंट एनिमी हो गया. टेम्परेरी क्या है मरकरी इसका? फ्रेंड है. फ्रेंड है. यस. तो एनिमी नहीं रहा, न्यूट्रल हो गया. न्यूट्रल हो गया. राइट. तो एनिमी भी नहीं रहा जो हम कह रहे थे. तो ऐसे ही हम किसी भी हाउस को एग्जामिन कर सकते हैं. कोई भी हाउस हम लें अगर. 4 बातें बता रहे थे ना सर, बेनिफिक और मेलिफिक के लिए. हाँ, जो मैंने 1 मिनट बताता हूँ, जो मैंने बता चुका था, जस्ट मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको. 4 पॉइंट होते हैं कि देखने के लिए बेनिफिक है या मेलिफिक है. पहला तो यह है कि लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, लग्न का जो लॉर्ड होता है, दैट प्लैनेट इज ऑलवेज बेनिफिक, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग द लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस आल्सो. अगर वो त्रिक हाउस का भी लॉर्ड है तो भी वो फंक्शनल बेनिफिक ही रहेगा अगर वो लग्न का लॉर्ड है. ठीक है. दूसरा था कि ये जो दूसरे ट्राइन हाउसेस हैं, 5th और 9th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इन दोनों, हाँ, इन दोनों के लॉर्ड भी, वो भी फंक्शनल बेनिफिक होते हैं, प्रोवाइडेड their मूल त्रिकोण sign does not fall in the त्रिक house. Provided their मूल त्रिकोण sign does not fall in the त्रिक house. अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जुपिटर की क्या पोजीशन है, वो जुपिटर को हम क्या कहेंगे? जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ दिस ट्राइन. तो यहाँ पर ये फंक्शनल बेनिफिक हुआ या मेलिफिक हुआ? Lord of trine is functional benefic provided its मूल त्रिकोण sign does not fall in the त्रिक house. तो मूल त्रिकोण sign क्या है जुपिटर का? Sagittarius. 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 So Sagittarius is here. It is not in the त्रिक house. त्रिक house में मूल त्रिकोण sign वाला sign नहीं है. तो हम कहेंगे कि जुपिटर जो है इस हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल बेनिफिक होगा. ऐसे ही हम कहेंगे सन इज द लॉर्ड ऑफ दिस ट्राइन हाउस, तो सन भी फंक्शनल बेनिफिक हो गया. मार्स तो है ही इसका लग्न का लॉर्ड, मार्स भी फंक्शनल बेनिफिक हो गया. तीसरी कंडीशन थी कि लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउसेस, which are not the lord of trine houses, they are always functional malefic planets. त्रिक हाउसेस के लॉर्ड, 6, 8, 12 हाउसेस के लॉर्ड, अगर वो ट्राइन हाउस के लॉर्ड, त्रिकोण हाउस के लॉर्ड नहीं है, तो वो हमेशा फंक्शनल मेलिफिक ही होते हैं. जैसे कि हम यहाँ देखें, मरकरी है, मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ दिस त्रिक हाउस, इज नॉट अ लॉर्ड ऑफ ट्राइन हाउसेस, तो मरकरी यहाँ पर फंक्शनल मेलिफिक हो गया. यहाँ देखें मंगल क्योंकि लग्न का लॉर्ड है, तो इसलिए मंगल तो फंक्शनल बेनिफिक है ही एक्चुअली. यहाँ देखें जुपिटर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ट्राइन का लॉर्ड है, इसलिए वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती इसमें जो है. तो तीसरी कंडीशन हो गई कि अगर कोई भी प्लैनेट त्रिक हाउस का लॉर्ड होता है, प्रोवाइडेड कि वो किसी ट्राइन हाउस का लॉर्ड नहीं है, तो वो प्लैनेट भी फंक्शनल हमेशा मेलिफिक होता है. अब लास्ट में जो इन 3 कंडीशन में कवर नहीं होते हैं, तो इन दोज केसेस वी सी द रिलेशनशिप ऑफ दैट प्लैनेट विद द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट. वी सी द रिलेशनशिप ऑफ दैट प्लैनेट विद द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट. तो अगर वो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट का फ्रेंड होता है तो फंक्शनल बेनिफिक हो जाता है, लॉर्ड ऑफ असेंडेंट का एनिमी होता है तो फंक्शनल मेलिफिक हो जाता है. जैसे हम यहाँ देखें, इसमें मून की क्या पोजीशन है? मून ना तो ये त्रिक हाउस का लॉर्ड है, ना ट्राइन हाउस का लॉर्ड है, इसका लॉर्ड है. तो हमें इसके साथ रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी कि मंगल के साथ मून की क्या रिलेशनशिप है. तो मंगल के लिए मून क्या है? फ्रेंड है.
तो हम कहेंगे कि जो मून है इस हॉरोस्कोप में, इट बिकम्स द फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, इट बिकम्स द फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट। तो इस तरह से हम ये जो 4 कंडीशन है उससे हम एग्जामिन करते हैं कि कोई भी प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है या मेलिफिक है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कोई प्लैनेट उच्च का है, अपनी राशि में है, योग कारक है, तो वो नेचुरली फिर वो बेनिफिक हो जाता है, फिर वो मेलिफिक नहीं रहता। हाँ निराकार जी, हाँ जी, तो कौन सी कंडीशन प्रेसिडेंस लेगी? अभी जो 4 पॉइंट बोले वो, या अगर कोई planet this उच्च का, हाँ, तो दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन। फिर उसके बाद मैंने कहा कि कोई प्लैनेट मान लीजिए अपनी राशि का है, उच्च का है, योग कारक है, तो दैट विल सुपरसीड द नॉर्मल पोजीशन। ओके, तो दैट विल प्रिवेल। उच्च का है तो बेनिफिक ही होगा, अपनी राशि में है तो बेनिफिक ही होगा। जैसे यहाँ सैटर्न को देखिए आप, सैटर्न 4th कैटेगरी में आएगा वैसे, अगर हम देखें कि हमें इसके साथ रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी, तो मंगल के साथ तो न्यूट्रल है वैसे तो, बट यहाँ अपने राशि में है, ठीक है। एंड इट इज फॉर्मिंग दैट, आई डोंट नो वेदर वी हैव डिस्कस्ड दिस पंच महापुरुष योग और नॉट। नहीं डिस्कस किए। तो जो हम लोगों ने योग डिस्कस किए थे सन और मून के अलावा, एक 5 योग होते हैं जिसको हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। दे मेक 5 ग्रेट पर्सन्स एक्चुअली, पंच महापुरुष योग। और उसके लिए 2 कंडीशन का होना जरूरी है, बोथ द कंडीशन शुड बी मेट। पहला है कि प्लैनेट शुड बी आइदर इन द ओन साइन और इन द एक्सॉल्टेशन साइन। प्लैनेट शुड बी आइदर इन द ओन साइन और इन द एक्सॉल्टेशन साइन। और दूसरी, प्लैनेट या तो अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो, पहली कंडीशन। कोई भी प्लेनेट, कोई भी प्लैनेट, 5 प्लैनेट अभी बात बताऊंगा मैं। एंड सेकंड इज द प्लैनेट शुड बी इन द केंद्र, प्लैनेट शुड बी प्लेस्ड इन द केंद्र हाउस, क्वाड्रेंट हाउसेस। और ये जो 5 महापुरुष योग बनते हैं सन मून को छोड़कर, सन मून को छोड़कर 5 प्लैनेट से बनते हैं, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। इन 5 प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट अगर अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है, और साथ में उसका जो प्लेसमेंट है वो क्वाड्रेंट हाउस में है, 1, 4, 7, 10 हाउसेस में है, तो हम कहते हैं कि वो महापुरुष योग बन रहा है। जो मंगल से महापुरुष योग बनता है उसको हम रोचक महापुरुष योग कहते हैं, रोचक महापुरुष योग। मरकरी से जो बनता है उसको हम भद्र महापुरुष योग कहते हैं, भद्र महापुरुष योग। जुपिटर से जो बनता है उसको हम कहते हैं हंस महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग। वीनस से जो बनता है जी सर, इसमें हंस महापुरुष योग होगा, हंस महापुरुष योग। और जो वीनस से बनता है उसको हम कहते हैं मालव्य महापुरुष योग, मालव्य महापुरुष योग। और जो शनि से बनता है उसको हम कहते हैं सस महापुरुष योग, सस महापुरुष योग। तो नेचुरली कोई प्लैनेट अगर इन 5 प्लैनेट में से तो केंद्र में है और साथ में अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है तो योग बने। अब यहाँ शनि जो है, यहाँ देखिए अपनी राशि में है, 10 नंबर राशि अपनी राशि है उसकी, एंड इट इज प्लेस्ड इन द क्वाड्रेंट, केंद्र में इसका प्लेसमेंट है, तो सस महापुरुष योग बन गया, सस महापुरुष योग। तो जब इतना बड़ा महापुरुष योग बन गया तो हम फिर नॉर्मल जो प्लैनेट की पोजीशन है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इट विल सुपरसीड ऑल अदर थिंग्स एक्चुअली। So now the entire complexion has changed, entire complexion of the horoscope has changed. तो सस महापुरुष योग बन गया। और जब हम महापुरुष योग की बात करते हैं कि मान लीजिए कि मंगल से महापुरुष योग बना, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? You can be in a very good position in the police. You can be in a very good position in the army.
You can be a wonderful sports person. You may be involved some adventurous job. या कोई भी इस टाइप का काम जो मंगल से कनेक्टेड है उसमें आपका काफी नाम होगा, मतलब ये है। अगर मरकरी से बनता है तो सर इंटेलिजेंट पर्सन होगा, हाँ जी, सर गुड स्पीकर होगा, सर हम्म? गुड स्पीकर होगा, इंटेलिजेंट हाँ। होगा। Mercury is a planet of communication, so you excel in communication. Excel in communication means you can be wonderful in the marketing field. You can be a perfect diplomat. You can be a perfect negotiator. सर पार्लियामेंटेरियन, नॉट ओनली वेरी मच स्पीकर था, हाँ, you can be a wonderful chairperson. मर्करी एक्सल्टेड। हाँ, or otherwise you may be a knowledgeable person also. You may be a good orator also. तो उसमें आपका बहुत नाम होगा अगर एग्जॉल्टेड अगर है इस टाइप का जो है। और अभी हम देख रहे थे कि आपने जो कह रहे थे, मुझे मोदी जी का भी हॉरोस्कोप शायद याद आ रहा है, उसमें भी जो मरकरी और मार्स की पोजीशन आप देखेंगे, यहाँ देखिए, ये हॉरोस्कोप है, मरकरी यहाँ एग्जॉल्टेड है। मरकरी जो है एग्जॉल्टेड है, 6 नंबर राशि में है, और मून सर बुधादित्य योग है। और मार्स क्या है? सर मार्स इन 8th लगन हाउस, में सर है, अपने घर में है। लगन में है, सर रोचक सगुरु। महापुरुष, रोचक महापुरुष लगन योग में बना रहा है, यस सर। और 2 ही प्लैनेट तो हैं जो सबसे स्ट्रांग है यहाँ पर। सर बुधादित्य योग भी है, सन एंड मरकरी। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप जो कह रहे थे ना कि अगर मरकरी sir. स्ट्रांग होता है तो मार्स वीक होता है। यस सर। आई एम ट्राइंग टू गिव दैट एग्जांपल कि मरकरी इज वेरी स्ट्रांग हियर एंड मार्स इज मोर स्ट्रांग देन दैट मरकरी, क्योंकि ये पंच महापुरुष योग बना रहा है, रोचक महापुरुष योग बना रहा है, एंड दैट गिव्स हिम द कॉन्फिडेंस एक्चुअली, क्योंकि मंगल से कॉन्फिडेंस मिलता है। और मरकरी का हो गया, जैसे अब मान लीजिए कि जुपिटर से बन रहा है महापुरुष योग, तो जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, तो मे बी हाँ, आप कोई एजुकेशन फील्ड में बहुत हाई पोजीशन में है, कोई रिलीजियस या एनजीओ के हेड हैं, कोई बड़े मॉन्क्स हैं, साधु हैं, संत हैं, तो उस टाइप की पोजीशन आपको मिल सकती है। वीनस से बना मालव्य महापुरुष योग, तो वीनस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, मे बी गुड एक्टर, मे बी गुड एंटरटेनर, कोई फिल्म इंडस्ट्री में चले गए आप, आईटी इंडस्ट्री में चले गए, बहुत अच्छे होटलियर हो गए आप, तो वीनस से कनेक्टेड जो भी फील्ड है उसमें आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है। ऐसे ही जो सैटर्न से बनेगा सस महापुरुष योग, तो सैटर्न बेसिकली इज अ प्लैनेट ऑफ स्टेटस, इट गिव्स यू वेरी हाई स्टेटस, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा स्टेटस मिलता है, मे बी इन द गवर्नमेंट, मे बी इन द सम पॉलिटिक्स, मे बी इन सम ब्यूरोक्रेसी और एनीथिंग इन दैट। तो ये 5 महापुरुष योग होते हैं। तो नेचुरली जब ये 5 महापुरुष योग बन रहे हैं तो फिर नॉर्मल जो प्लैनेट की पोजीशन है वो काम नहीं आएंगे फिर। तो ये जो हम लोगों ने बताया 4 जो प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, दैट इज द एट द बेसिक लेवल, उसको हमें अलग अलग तरीके से मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से मॉडिफाई भी करना पड़ता है। और ऐसे ही जो है एक केंद्राधिपति दोष होता है, केंद्राधिपति दोष, उसके बारे में लोगों की बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मतभेद हैं, और लोगों को पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजर के उसके बारे में अलग अलग बहुत सोचते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक जाते हैं कि अगर कोई भी प्लैनेट केंद्र का लॉर्ड होता है, केंद्र हाउसेस का लॉर्ड होता है, कोई भी प्लैनेट अगर केंद्र हाउस का लॉर्ड होता है तो वो बेनिफिक से मेलिफिक हो जाता है और मेलिफिक से बेनिफिक हो जाता है। केंद्र हाउस का कोई प्लैनेट अगर लॉर्ड है, ये जो आप देख रहे हैं इसका 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 इसका, जैसे मान लीजिए वीनस है यहाँ पर, तो वीनस केंद्र का लॉर्ड हो गया, तो हम कहेंगे कि वीनस बेकार हो गया, वीनस जो है इट बिकम्स अ मेलिफिक प्लैनेट। और सन इस हाउस का लॉर्ड हो गया केंद्र का, तो कहते हैं कि नहीं, सन जो है वो
बेनिफिक हो गया। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि जो बेनिफिक प्लैनेट अगर केंद्र का लॉर्ड होता है तो उसकी शुभता खत्म हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर अशुभ प्लैनेट केंद्र का लॉर्ड होता है तो उसकी अशुभता कम हो जाती है। इसका मतलब दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। तो दिस इज द सेकंड ओपिनियन अबाउट दिस केंद्राधिपति दोष। लेकिन जब आप, एक बुक है एस्ट्रोलॉजी की, लघु पराशरी हम कहते हैं उसको, इट्स अ वंडरफुल बुक और बहुत छोटी सी किताब है, तो बहुत यूजफुल बुक है प्रिडिक्शन के मामले में। तो उसमें कहा गया केंद्राधिपति दोष का एक ही श्लोक है, उसमें 10 नंबर श्लोक है, उसमें एक्सप्लेन किया गया इसको कि पहली चीज तो यह है कि ये दोष के बारे में बात कर रहा है, ये शुभ अशुभ की बात नहीं कर रहा है, टॉकिंग अबाउट दोष। जैसे मांगलिक दोष मतलब बैड इफेक्ट ऑफ मार्स, तो यहाँ भी हम बैड इफेक्ट ऑफ प्लैनेट की बात कर रहे हैं। तो नेचुरली इट कैन बी कंसर्न ओनली विद द बेनिफिक प्लैनेट, इट हैज नो कंसर्न विद द मैलेफिक प्लैनेट। कि मैलेफिक प्लैनेट शुभ हो जाते हैं, दैट इज ऑल बकवास। सिर्फ ये दोष की हम बात कर रहे हैं, तो दोष तो उसी को लगेगा जो अच्छा हो। तो ये जो केंद्राधिपति दोष है ये सिर्फ बेनिफिक प्लैनेट के लिए ही एप्लीकेबल है, बेनिफिक प्लैनेट या शुभ ग्रहों के लिए। और इसमें भी जो शुभ ग्रह हैं हमारे, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, मून है, उन्हीं 4 प्लैनेट में लग सकता है। और कहते हैं कि उसमें क्लियरली कहा कि शुभ ग्रह अगर केंद्र हाउसेस के लॉर्ड होते हैं, शुभ ग्रह अगर केंद्र हाउस के लॉर्ड होते हैं और साथ में अगर मारक स्थान के भी लॉर्ड है, मारक स्थान ये 2nd हाउस और 7th हाउस, और मारक स्थान के भी लॉर्ड है, तब जो है उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। और केंद्राधिपति दोष में उस ग्रह की जो शुभता होती है, बेनिफिकनेस होती है, वो कम हो जाती है। तो पहली चीज तो यह है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द बेनिफिक प्लैनेट्स, not for the malefic planets. Secondly, the planet should also be the lord of Marak houses in addition to the lord of quadrant house. तभी उसको दोष लगेगा, अदरवाइज दोष नहीं लगेगा उसको। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि वीनस है, यहाँ पर वीनस इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, ये मारक स्थान भी है और केंद्र स्थान भी है, मारक स्थान भी है और केंद्र स्थान भी। तो हम कहेंगे कि वीनस जो है, जो अगर हम इससे कोई शुभ फल एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें केंद्राधिपति दोष लग गया, केंद्राधिपति दोष लग गया। और जैसे अगर हम Not so easy. Horoscope. Not so easy. यहाँ देखिए, यहाँ पर जुपिटर है, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस एज वेल एज दिस हाउस। ठीक है, अगर वो वाला हम प्रिंसिपल लगाएंगे तो मरकरी जो है इसका एनिमी भी नहीं है, मरकरी के लिए जुपिटर एनिमी नहीं है, न्यूट्रल है, राइट। तो हम कहेंगे फंक्शनल न्यूट्रल प्लैनेट है। बट यहाँ पर जुपिटर केंद्र हाउस का लॉर्ड है और साथ में मारक स्थान का भी लॉर्ड, ये मारक स्थान है, 2nd हाउस और 7th हाउस मारक स्थान होते हैं, तो मारक का भी लॉर्ड है। तो जुपिटर यहाँ शुभ फलदायक नहीं है इस हॉरोस्कोप में, जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लग गया, तो इसलिए वो शुभ फलदायक नहीं है। मरकरी है यहाँ पर, मरकरी केंद्र का लॉर्ड है, लेकिन वो मारक स्थान का लॉर्ड नहीं है, मारक स्थान का लॉर्ड नहीं है, तो इसलिए मरकरी को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो मारक स्थान का लॉर्ड है ही नहीं। और क्योंकि जुपिटर मारक स्थान का लॉर्ड है, इसलिए इसको जो है वो केंद्राधिपति दोष लग गया, या हम कहेंगे कि जुपिटर जो है इस हॉरोस्कोप में शुभ फलदायक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो प्रिंसिपल है हमारे, उसके हिसाब से अगर वो प्लैनेट बेनिफिक था, बट अगर उसको केंद्राधिपति दोष लग गया तो आपको फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा उसके हिसाब से। जैसे अभी आपने देखा कोई अच्छा योग बन गया, तो योग सुपरसीड्स द नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लैनेट, तो ऐसे ही केंद्राधिपति दोष विल आल्सो सुपरसीड द नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लैनेट। तो ये आपको सब मॉडिफाई करने पड़ेंगे, वो तो बेसिक चीज है कि नॉर्मली ऐसा होता है।
बट बाकी से हम सब चीजें पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सर तो कोई भी हॉरोस्कोप अगर हमारे सामने आए तो हम सबसे पहले ये देख लें कि कौन सा प्लेनेट मेलिफिक है और कौन सा बेनिफिक है। हाँ, पहले तो वही देखना है। हाँ फिर कोई योग देखिए कि योग तो नहीं बन रहे कोई। जी जी सबसे इम्पोर्टेंट है कि योगों का देखना, क्योंकि योग जब बनते हैं तो नॉर्मल जो प्लैनेट की पोजीशन है वो काम नहीं करती। जी और बिल्कुल कई हॉरोस्कोप में प्लैनेट बहुत नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, लेकिन योग बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छा। राजयोग बनते हैं। तो ऐसे ही एक एक्सचेंज होता है, दो हाउस के लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज होना। जैसे कि इसी में अगर हम देखें, इसका लॉर्ड कहां पर है? वीनस यहां पर है। इस हाउस का लॉर्ड वीनस है, वो यहां पर है। और इस हाउस का लॉर्ड मार्स है, वो यहां पर है। तो हम कहते हैं कि दोनों हाउसेस के लॉर्ड ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स का आपस में एक्सचेंज हो गया, एंड दिस बिकम्स अ वेरी वेरी पावरफुल राजयोग। अगर किसी भी व्यक्ति का एक भी एक्सचेंज है हॉरोस्कोप में इस तरह से कि इसका लॉर्ड यहाँ पर, इसका लॉर्ड यहाँ पर, आपस में एक दूसरे से पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति की पोजीशन होती है दैट इज ऑलवेज अबव द नॉर्मल पोजीशन। एक पर्टिकुलर लेवल पर तो आई गया अपने आप ही एक एक्सचेंज होने से। और दो एक्सचेंज होना, हाँ जी। लेकिन सर अगर दोनों नैसर्गिक के एनिमी है, कैसा भी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी हाउसेस हो, रिजल्ट की मैं बात नहीं कर रहा, बट जो बेसिक जो रूल है कि उस व्यक्ति का जो स्टेटस होगा दैट विल बी अबव द नॉर्मल स्टेटस। और अगर दो एक्सचेंज हो जाए तो वो तो रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको। और तीन तो रेयरेस्ट है, वो सिर्फ इंदिरा गांधी के हॉरोस्कोप में थे। अब इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप देखें आप, देखिए इसमें कितने एक्सचेंज हैं इसके अंदर। पहले तो आप देख रहे हो मून और सैटर्न का एक्सचेंज है। इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है। तो मून और सैटर्न ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। फिर आप जुपिटर और वीनस को देखिए, इस हाउस का लॉर्ड यहाँ पर है और इस हाउस का लॉर्ड यहाँ पर है, ये भी एक्सचेंज हो गया। तीसरा आप यहाँ देखिए मार्स एंड सन, इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है, तीन एक्सचेंज हो गए। यहाँ कोई प्लैनेट कोई उच्च का नहीं है, कोई बहुत अच्छी पोजीशन में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। एक भी प्लैनेट को बता दीजिए कि कहीं यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन है, बट तीन एक्सचेंज हो गए जो विच इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। वो पॉसिबल नहीं है, यू कांट फाइंड इन एनी अदर हॉरोस्कोप एक्चुअली। तो इसने पूरा हॉरोस्कोप का कम्प्लेक्शन चेंज कर दिया। आप लगाते रहिए कि या कोई अच्छा पोजीशन नहीं है, कोई उच्च का प्लैनेट नहीं है, कोई दूसरा योग नहीं बन रहा, तो हाउ शी कैन बिकम ए प्राइम मिनिस्टर। बट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ तो होगा, अदरवाइज नॉर्मल केस में तो नहीं बन सकता कोई भी आदमी, अनलेस एंड अनटिल हॉरोस्कोप प्रूव्स दैट एक्चुअली। और तीन एक्सचेंज होना ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये तीन एक्सचेंज ही है विच मेक हर द प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक्सचेंज कभी कभी जैसे एक्सचेंज है, दे वेरी पावरफुल योगास एंड दे एंटायरली चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप। और एक भी मैं बता दूं, कोई भी एक किसी का भी देखिए, एक अगर एक्सचेंज है तो उसका जो लेवल होगा दैट विल बी अबव द नॉर्मल लेवल। एक भी अगर एक्सचेंज आपके हॉरोस्कोप में है अगर, तो वो कोई गरीब आदमी नहीं होगा। और अगर दो मिल जाते हैं वो तो बहुत बड़ी बात है। तीन तो मैंने देखे नहीं आज तक किसी के हॉरोस्कोप में, बट दो तो एक आध केस में देखे हैं।
तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। ये तो बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, बट धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि सो मेनी थिंग्स आर टू बी सीन एक्चुअली, और उसके हिसाब से हम अपने रिजल्ट्स हैं, अपने जो प्रेडिक्शन है वो मॉडिफाई करते रहते हैं। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? सर हटके एक क्वेश्चन है बस, सिर्फ एक हॉरोस्कोप मेरे सामने आई, शुरुआत हो गई है। अगर केतु की दशा है तो क्या उसकी मैरिज हो जाएगी? नहीं, वो डिपेंड करता है ना केतु की क्या पोजीशन है हॉरोस्कोप में, बट केतु एक ऐसा प्लैनेट है, केतु एक ऐसा प्लैनेट है विच इज नॉट कंसर्न विद द मटेरियल एस्पेक्ट। नॉर्मल केस में नहीं कराता, नॉर्मल कोर्स में जो है, अनलेस एंड अनटिल की कोई स्पेशल पोजीशन हो उसकी, नॉर्मल केस में बहुत मुश्किल होता है। केतु उसका छठे घर में है, 6th हाउस में। हाँ, 6th हाउस में केतु को अच्छा नहीं माना गया। 6th हाउस में हम वैसे भी केतु को अच्छा नहीं मानते। So functional benefit, sorry. हाँ जी, Functional benefit और natural benefit में क्या अंतर है? देखिए नेचुरल, हाँ, जैसे दिस प्लैनेट लाइक जुपिटर एंड वीनस, वी कॉल देम नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। ठीक है, और मार्स है, सन है, सैटर्न है, इसको हम नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो एक नेचर है उनका अच्छा, वो अच्छा खराब नहीं कर सकते वो। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि जुपिटर की दशा ऑपरेट हो रही है, ठीक है, एंड जुपिटर इज आल्सो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, तो उस दशा में आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि उसका जो मेलिफिक नेचर है ही नहीं उस प्लैनेट का, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने का नेचर नहीं है। तो आप देखते हैं जब जुपिटर की दशा ऑपरेट होती है और जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो रिजल्ट सारे आपको अच्छे मिलते चले जाते हैं। आप समझते हैं कि पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए। तो और वही अगर, हाँ जी, अगर जुपिटर नेचुरल बेनिफिक है, ठीक है, लेकिन अगर फंक्शनल मैलिफिक हो जाता है हाँ, तो उसके रिजल्ट खराब हो जाएंगे फिर उस केस में। बट जैसे सैटर्न है, मान लीजिए सैटर्न इज ए नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट एंड इट कैन बी फंक्शनल बेनिफिक आल्सो। तो सैटर्न की दशा ऑपरेट हुई, लेट्स से इट्स द फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, तो आप देखेंगे रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे स्टेटस मिल जाता है आपको, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी चलती रहती है, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है प्लैनेट का कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का। तो सेम चीज जुपिटर के लिए अप्लाई होगा? जुपिटर के लिए अप्लाई, जुपिटर का नेचर खराब करने का नहीं है। नहीं, अगर फंक्शनल मैलिफिक भी होगा तो रिजल्ट खराब होंगे, लेकिन और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यू मे नॉट गेट द रिजल्ट्स, बट सैटर्न तो साथ साथ प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। एक कोई अच्छा बच्चा है और एक बच्चा शरारती है, तो आपको पता है कि ये इसके शरारत तो करेगा कहीं ना कहीं जो है, और एक अच्छा बच्चा आपको लगा कि ये तो बहुत कभी बदमाशी नहीं करेगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट शनि तो करता रहेगा, कुछ नेचर है उसका जो। चलिए ठीक है देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर